क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था? प्रश्न किए थे ना। 14-15 प्रश्न लिखवाए थे और उन प्रश्नों को अब कंप्लीट करने का वक्त आ गया है, समय आ चुका है। हाँ, देर हो निजी कारण से थोड़ा सा डिले हो गया, तबीयत खराब के कारण फिर से लेके लौट आए हैं और अब सेशन शुरू हो रही है। चैप्टर ज़्यादा है नहीं, 6 या 7 चैप्टर है, तो बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर भी अब अपनी ओर से जितनी हो सके संभावित प्रश्न करवा चुके हैं। आप इसकी प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं, अतः मैं इन प्रश्नों के उत्तर भी लिख दिया हूँ। मैं वो उत्तर आपको लिखवा देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा इन उत्तरों को। चलिए, पहला प्रश्न क्या था हमारा रसगुल्ला ना, और वो विस्कन्या का छोड़ दो क्योंकि दुखता है ना, तो रात भर नींद नहीं आता है, तो राधे राधे जपा करो और लेके जब बहुत ज्यादा याद है ना, बहुत ज्यादा किसी का याद है, एक ही काम करना है, किताब लेके बैठना है। किताब वो चीज है जो सारे दुख दर्द तुमको समाहित कर लेगा। जब पढ़ने लग जाओगे ना, किसी चीज में डूब जाओगे, तो किताब वो चीज है कि हर एक दर्द दुख गम भुला देता है। साहित्य खासकर का, प्रेमचंद का, यशपाल का, भारतेंदु का, मोहन राकेश का, ऐसे कई साहित्यकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इन सभी का किसी एक का, और भी बहुत सारे हैं, मनु भंडारी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रसाद जी हैं, हजारी प्रसाद हिंद सितारे हैं, तो इनमें से किसी का भी उठा लीजिए, चरम यथार्थवाद जो है वो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में क्या है। और जो ये प्रश्न है ना, इससे भी संबंधित मजा आएगा पढ़ने में, और सारे दिल के दुख दर्द भुला जाओगे बबुआ, ऐसा है। तो कहते हैं ना कि हिंदी में क्या रखा है, हिंदी पढ़ के देखो, अंग्रेजी हिंदी सब में है, क्योंकि शेक्सपियर भी कह के गए थे, अगर ज्यादा दिमाग दिल एक साथ मिल के सताया करे ना, तो सिर्फ और सिर्फ बुक उठा लिया करो, सारे दुख दर्द हर लेगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न था, लेखक किस विडंबना की बात कर रहे हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? और यह प्रश्न है जाति प्रथा और श्रम विभाजन की। 10th क्लास का कक्षा हिंदी का है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के लेख से लिया गया है और उसको उनके द्वारा लेख में को हमारे 10th क्लास के BA-CB के सिलेबस में शामिल किया गया है, क्योंकि ये कवि शामिल किया गया था, तब से ये यही है। तो इसके बाद फिर विष के दांत है, जो नलिनी नीलेचंद शर्मा का है, तो ऐसे कई चैप्टर्स आएंगे। 3 ही चैप्टर तो है, या 3 चैप्टर सेकंड वाले में है, चैप्टर 2 में। तो इसका उत्तर लिख लेते हैं। लिखिए, लेखक यानी कि लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उन्हीं के लेख से बातें हो रही हैं। भीमराव अंबेडकर के लेख के द्वारा अपने शब्दों में समाज में हो रहे कुरीतियों है ना, फिर से लिखिए, लेखक अर्थात भीमराव अंबेडकर के लेख के द्वारा शब्दों में समाज में हो रहे कुरीतियों। मैंने ये प्रश्न और उत्तर दोनों अपने हाथों से तैयार किया है, वही आपको लिखवा रहा हूं। क्योंकि आपको लिखवाने के पहले मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं और फिर दोबारा इस प्रश्न और उत्तर को लिखता हूं और फिर आपको ये बताता हूं। ये जरूरी है, जितनी बार इसको पढ़िएगा ना, उतनी अच्छे से समझ में आएगा। तो लिखिए आगे, कुरीतियों, जाति प्रथा
कुरीतियों या कुरीतियों भी कर सकते हैं, कुरीतियों नहीं कुरीतियों करिए, है ना। ससुर के नाते चल नहीं रहा है, ये रहा कुरीतियों, कुरीतियों। जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन से होने वाली सामाजिक अव्यवस्थित परिस्थितियों के बारे में विडंबना के बारे में बात करते हैं। यानी कि वो घटनाएं जो शुरू से कई सदियों से एक परंपरा के तहत लगातार हमारे जीवन को, है ना, विध्वंस कर रहा है, उसमें वह चीजें कर रहा है, वो चीजें डाल रहा है जो हमारे लिए नुकसान है। यानी कि सामाजिक तौर पे क्या करे, उस सामाजिक तौर पे थोप देना और उसे यह मानना कि यही कार्य करना है तुमको और इससे हट के कोई और काम नहीं करना, जिसके दबाव के कारण वो अच्छी जीवन जी नहीं पाता है और धीरे धीरे वो गरीबी या फिर बेरोजगारी या किसी अन्य चीज के दबाव में आते हुए दबते हुए चला जाता है। तो ये चीजें ही परिस्थितियों के कारण ही, यही इसी को कहते हैं विडंबना, जो आपके साथ घटनाएं घट रही है आज करके, खास करके यंगस्टर में, है ना। हम दूसरा के क्या कहें हुआ, ये सारी घटनाएं हमारे साथ भी घटती हैं ना, घट चुके भी हैं। हमें भी इस कन्या के चक्कर में आ गए थे, लेकिन क्या करें, निकलना पड़ता है। नहीं निकलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो ऐसे ही हो गए थे, हम करा कुछ नहीं गया है, सब लेने के लिए कुछ है, बर्बाद करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अब सिर्फ पाने के लिए है आपके पास। या तो ध्यान रखिए, खोने के लिए आपके पास अब कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को पता चले। बिहार बोर्ड में के लिए भी एक प्रश्न और उत्तर एक अच्छे से कोट करके आ चुका है, और वो लिखिए, याद करिए और धूमधाम से मजे करिए जीवन में। परिस्थितियों के बारे में, विडंबना के बारे में बात करते हैं। आगे लिखिए, जैसे कि आज के वर्तमान में या वर्तमान के दौर में भी जाति प्रथा जैसी हमारी समाज का मुख्य बिंदु रहा है। अब यह कैसे, मान लीजिए कि जैसे आज भी आप कहीं जाते हैं तो आपके नाम कुछ भी लीजिए, लास्ट में किसी भी तरीके से आपसे यह पूछने का प्रयास किया जाएगा कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, है ना। और किसी भी धर्म में हो तो जाति आपकी जरूर पूछी जाएगी, कि भाई जाति से क्या लेना देना है। ज्ञान पूछने को कहे गए हैं ना, तो ज्ञान पूछिए, ना कि उनका जाति मत पूछिए। आगे चलते हैं, पैराग्राफ बदल लीजिए। पैराग्राफ बदलने के लिए आपको सिखाए थे, पैराग्राफ बदलने के लिए बदल लीजिए, सिखाए थे कि पैराग्राफ कैसे बदलना है ना। ये आपको मिलेगा कॉपी, है ना। यहाँ से शुरू करिए, लिखते लिखते आए, जितना भी आप 200, 250 या फिर 80, 70, 80 शब्द में जो भी लिखते हैं, यहाँ आके आपको खत्म करना है। ठीक है, और पैराग्राफ बदलने के लिए आपको फिर यहाँ से शुरू कीजिए। इससे क्या होता है, परीक्षक जो होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उसका ध्यान आकर्षित होता है, और यही चीज है जहां पर वो नोटिस करता है और आपके नंबर बढ़ जाती है। लिखिए, विडंबना के स्वरूप, पैराग्राफ करके इसकी हेडलाइन डालिएगा, विडंबना के स्वरूप, क्योंकि विडंबना के बारे में पूछ रहा है ना, इसका स्वरूप पूछ रहा है। आपने क्या पूछा था, विडंबना का स्वरूप क्या है, तो अब स्वरूप के बारे में बताइए। कह रहा है कि जातियों के साथ ही, जातियों बुलेट पॉइंट में करके, जैसे ही आप विडंबना के स्वरूप, विडंबना के
स्वरूप लिखिएगा अंडरलाइन करके, आप ऐसे करके या तो आगे से लिखिए या तो फिर यहाँ नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा, बुलेट पॉइंट देके। बुलेट पॉइंट है लिखिए, वो बड़का को बिंदु दे करके लिखिए। हालांकि बड़का को बिंदु देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही इसमें है इसका, क्योंकि इसके बाद पैराग्राफ एक ही इसमें बुलेट पॉइंट है, तो और दूसरा नहीं। सटीक और ज्यादा लंबी खींची हुई आपकी यह प्रश्न उत्तर नहीं है, आपकी 70 से 80 शब्दों में होगी, और चाहे तो आप वहां पर थोड़ी चीजें आप जोड़ सकते हैं। लिखिए, जातियों के साथ ही श्रम ब्रैकेट पे कर लीजिए, कार्य 1 घंटे में जितना हो जाए, श्रम था कार्य ब्रैकेट में कर लीजिए, का विभाजन बहुत बड़ी विडंबना है। अब कैसे है, यानी कि काम करने का विभाजन ई बटुआ ई जाति से है, जन्म के आधार पर तय हुआ, इसलिए यही काम करेगा, है ना। तो इसी वजह से या इसकी बहुत बड़ी विडंबना है। प्रभाव से या जिसके प्रभाव के कारण बेरोजगारी चरमोत्कर्ष या चरम सीमा पर, चरमोत्कर्ष या चरम सीमा पर लिखिए, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष या चरम सीमा, चरमोत्कर्ष लिखिएगा ज्यादा बेहतर है, चरम सीमा नहीं, या वो भी लिख सकते हैं ना। पर पहुंच गई है एवं धर्म, जाति, श्रम, समाज का सबसे बड़ा विडंबना यह है कि जन्म के आधार पर उनके कार्यों की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। यह हो गया पहले प्रश्न का उत्तर आपका तैयार। ठीक है, देखते हैं आपके दूसरे प्रश्न क्या है। ये सारे प्रश्न कुछ, जैसा कि मैंने कहा था, कुछ प्रश्न बुक से लिए हैं, कुछ अपनी ओर से दिए हैं, जो आने की संभावनाएं हैं आप बुक में चेक कर सकते हैं, आपकी मिल जाएगी, मिलता जुलता। इससे अधिक क्या कुछ है ना, मैंने 14 प्रश्न लिखवाए हैं एक चैप्टर से, यानी कि 1000 शब्दों में से कितना कराएगा। 2 पेज में है लिखा हुआ, तो 2 पेज में बहुत ज्यादा हुआ तो 1500 शब्द होगा। 1500 शब्दों में आपको कितना ज्यादा शब्दों में इसमें उत्तर लिखने के लिए आएगा, और प्रश्न भी ज्यादा। लिखिए, प्रश्न संख्या 2, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यह आपका प्रश्न है, जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या, यानी कि समर्थन करने वाला जातिवाद को, इसको क्या समझता है, इसकी क्या मानसिकता है, उसके पक्ष में क्या अच्छी बातें तर्क देता है, बातें देता है ना। पक्ष में क्या, यानी कि पक्ष में क्या, यानी कि समर्थन करता है उसका, सपोर्ट करता है उसका, तो ये बातें। तो चलिए इसके उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर लिखिए, आज 21वीं सदी का मत 21वीं सदी के समय में भी, यानी कि आधुनिक समय में भी और इस युग में भी समाज जातिवाद के पोषकों के कई पोषक आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। पोषक आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का यह एक आधार यह भी है
समर्थन का एक आधार यह भी है कि आधुनिक समय में समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानता है। पूर्ण विराम। ठीक, उसके आगे लिखिए चूंकि लिखने के बाद एक कॉमा दीजिएगा। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यह हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, यानी प्रश्नोत्तर समाप्त। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है वो भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है ना। यानी इससे सोच लीजिए कि देखिए प्रश्न को समझने में ऐसे आसानी होगी कि आप वैसे समाज में हैं जहां जाति प्रथा का बहुत बड़ा गेम चल रहा है ना, छुआछूत वगैरह ये सब सारा कुछ, और इससे आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है ये आपके सोचने के तरीके को बता रहा हूं। इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या आपत्ति है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है ना। तो उसी सोच के अनुसार भीमराव के लेख और उनके नजरिए से देखिए, क्योंकि उस जमाने में भीमराव अंबेडकर एक ऐसे मील के पत्थर की तरह खड़े हुए, समाज को लेकर के, उनके बातों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, कुरीतियों को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के, छुआछूत को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने अंत करने की प्रक्रिया को किस प्रकार से ना प्रोसेस किया, चलाया और कैसे कैसे कार्य किया, और उनके बारे में उनकी क्या सोच थी, क्या समझ थी, इसकी बात समझ रहे हैं। बात क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? और हाँ, आपकी ये समझ में आ रही है ये प्रश्न और उत्तर, तो इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा बिहार बोर्ड के बच्चों को या सीबीएसई जो भी है जो पढ़ना चाहते हैं। और मैं सिर्फ प्रश्न उत्तर ही नहीं करवाऊंगा, चैप्टर भी करवाऊंगा। पहले प्रश्न उत्तर लिख लेते हैं ये तरीके से, और आपको अगर कांटेक्ट चाहिए या हैंड राइटिंग में लिखी हुई है यही प्रश्न उत्तर चाहिए तो आपको मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स जाके अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर नोट कर दीजिए। इसके दो एड्रेस है, एक तो पटना में है, पटना बेऊ, आप कॉल कर सकते हैं, और दूसरा आपको पालीगंज बाबू खानपुरा गांव है, नाम तो सुने होंगे ना, खीरीमू थाना, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, शिव मंदिर के पास ही क्लास। चलिए तीसरे प्रश्न पढ़ देते हैं एक बार फिर से। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? चलिए अब उत्तर लिखिए। लेखक कौन? लेखक भीमराव अंबेडकर। किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा के बारे में लिखा है ना, तो ब्रैकेट में भीमराव अंबेडकर को लिख दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरा लिखिएगा, या नहीं भी लिखिएगा तो लेखक लीजिएगा, वो चेक करने वाला समझ जाएगा कि इसके बाद में जो लिखा है। लेखक ने जातिवाद और लगभग एक जैसे प्रश्न है तो उत्तर भी लगभग एक जैसे ही होंगे। लेखक ने जातिवाद और श्रम विभाजन के संदर्भ में विचारों का समर्थन करते हुए कि जातिवाद और श्रम विभाजन रुचि या क्षमता पर नहीं बल्कि जन्म आधारित पर होता है। पुनः एक बार बोल देते हैं। लेखक जातिवाद और श्रम विभाजन के संदर्भ में भीमराव अंबेडकर
के विचारों का समर्थन, यानी कि खुद का समर्थन भीमराव, ये आप लिखिएगा कि करते हुए, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये उन्होंने समर्थन किया, तो आप डायरेक्ट लिखिए कि विभाजन के विचारों के संदर्भ में विचारों का समर्थन करते हुए, जो अपना वो विचार रखे सामने, जातिवाद पर श्रम विभाजन, जातिवाद पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि क्षमता पर नहीं, बल्कि जन्म के आधारित, यानी जन्म पर आधारित होता है। पैराग्राफ बदल लीजिए पूर्ण विराम देकर के, पता है ना पूर्ण विराम पैराग्राफ कैसे बदलेंगे। अब लिखिए, उसके अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन, उसके अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन वह है जो किसके अनुसार, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के लेखक के अनुसार, व्यक्ति की किसी निजी क्षमता या रुचि को महत्व दे, न कि किसी पूर्व निर्धारित सामाजिक ढांचे में जकड़े। वे इस समाज की प्रगति में बाधक और मनुष्य के गरिमा के विरुद्ध मानते हैं। जैसे कि अब आपकी काम करने के रुचि जो बबुआ है ना, हमारा रसगुल्ला, तुम्हारा काम है, तुम्हारा मन है कि हम स्टॉक मार्केट में उतरे, लेकिन बाबूजी कह रहे ना स्टॉक में थोड़ा सरकारी नौकरी करना है बबुआ, चल तो क्या मिलेगी, चल बारी चल तो, और जो 2 महीना 4 महीना 6 महीना वही रहिए, तैयारी करिए। अब बबुआ का मन लग रहा है किसी और चीज में, या बाबूजी कह रहे खेती कर, हमारे दादा खेती कर लान, हमारे बाप खेती कर लान, हम खेती करी, तू कैसे कर, तुम खेती संभाल। तो रुचि मेन बात है कि जिस काम में तुम्हें इंटरेस्ट है उस काम को ना करके तुम्हें कोई और काम तुम पर थोप देना ही है ना, निर्धारित करना, यह सामाजिक ढांचा है। अब यह कैसे होता है, जो समाज से शुरू से चलते आ रहा है, हमारे बाप दादाओं के मन में यह भरा हुआ है, ये शुरू से लगा हुआ है कि हम ऐसे किए तो भरा कौन, ऊंची जाति वाले। तुम्हारा बेटा लोहार है तो लोहार है तो लोहार के बेटा लोहारे रहेगा, सुनार है तो सुनार के बेटा सुनारे के काम करेगा, है ना, सब्जी वाले का बेटा सब्जी वाला ही होना चाहिए, ये कोई जरूरी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कह गए हैं कौन, आनंद किशोर, है ना, सुपर 30 के फाउंडर, वो मेरे आदर्श रहे हैं, इसलिए मैं उनका नाम लेता हूं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका उदाहरण लिख लीजिए, उसके 2 लाइन छोड़ के नीचे से लिखिएगा, थोड़ा सा यहां से करके, उदाहरण स्वरूप आप डैश दीजिएगा, एरो डैश या एरो कर लीजिएगा, उदाहरण स्वरूप, आप उसके बाद डैश आप कर लीजिए और यहां से लिखना शुरू कीजिए। अरुचि कार्य या अरुचिपूर्ण कार्य, कौमा, पेशा बदलने की मनाही, कौमा, और पूर्व निर्धारित भाग, यानी कि जो पहले से चलते आ रहा है वही काम को करना। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए लोहार का बेटा वाला, है ना, कि लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा इत्यादि। इसमें आप और भी कुछ जोड़ सकते हैं, इस तरह का एग्जाम्पल 2 3 4 5, और अगर आपको लगता है कुछ और इसमें जोड़ सकते हैं तो जोड़िए। चलिए प्रश्न संख्या 2 भी समाप्त हुई आपकी।
प्रश्न संख्या 3 समाप्त हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। मैंने उत्तर लिख के रखा है, याद रखें। इसको लिखने में बहुत यहाँ पर सोचिए ताकि आपके लिए एक अच्छा उत्तर तैयार हो ना। 2-3 बार इस बुक चैप्टर्स को पढ़े हैं, 4 बार, तब जाके अच्छा उत्तर लिख पाए हैं। करते हैं, लिखिए। जाति प्रथा को भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसीलिए माना जाता है। जाति प्रथा को भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसीलिए माना जाता है या जा सकता है क्योंकि रुचि और व्यक्तिगत क्षमता, अक्षर वाला करके लिखिएगा, क्षमता पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित है। जन्म पर आधारित को अंडरलाइन कर लीजिए, जन्म पर आधारित है, पूर्ण विराम। आगे, यह मनुष्य को ऐसे कार्यों में बांध देती है जिन्हें स्वेच्छा से, यानी कि स्वयं की इच्छा से, यानी कि अपने मन से नहीं कर सकता है। और इस प्रश्न में प्रमुख कारण को भी बताया, पूछा गया है, तो इसके प्रमुख कारण हेडलाइन बनाइए, प्रमुख कारण, फिर इसके 2 प्रमुख कारण करेंगे। लिखिए, लिख लिए। इसके 2 प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं, अंडरलाइन करके हेडलाइन बना लीजिए इसे, और एक बुलेट पॉइंट दीजिए, जैसे कि मैंने सिखाया था कि एक बुलेट पॉइंट देना है। और लिखिए, पहला, अरुचिपूर्ण कार्य, उसके आगे 2 बिंदु हल्का दीजिएगा, अरुचिपूर्ण कार्य। अब उसके आगे डैश हल्का दे करके वहां से उत्तर लिखना शुरू करिए। यदि किसी, क्या विस्कंडिया के याद आ रहा है क्या बीच बीच में? अरे ना बाबू, तो रहो, रात भर रोए पड़ेगा, समझा? तुमको क्या लगता है बिना एक्सपीरियंस क्या हम करें? ना बाबू, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, ये सच है। जो ना कहता है ना उसका भी होता ही होता है, हर कोई झेल के ही आगे बढ़ता है। हमने भी झेले हैं, रात भर जागे हैं, रात भर रोए हैं, यहाँ कैसी नहीं फूली थी, काफी आंसू रहे हैं इससे। ऐसा नहीं है कि मर जाता है, ये मना लेता है। सिकेच कह गए हैं त्याग दो, जैसे हम लोग महंगे चीज देकर क्या करते हैं, त्याग देते हैं, नहीं ले भाई, तो ऐसे ही समझ लो कि महंगा था, जो हम लोग के बस की बात नहीं है, तो उसको छोड़ दो और नया जिंदगी शुरू करो, जैसे हमने किया, PW वाले ने किया, खान सर ने किया, है ना, बहुत लोगों ने किया। तो उनको याद करो, 12th फेल में देखे विराट मेसी को, तो एग्जाम्पल बढ़िया लीजिए और जीवन शुरू करिए। चलिए प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं, है ना। क्या था? अरुचिपूर्ण कार्य। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की रुचि तकनीकी कार्यों में है, लेकिन जातिवाद परंपरा के कारण इसे खेती या पैतृक व्यवसाय करना पड़े, यानी कि जो समाज ने दिया शुरू से, या हमारे पिता,
पिताजी की शुरू से जो भी बिजनेस चलते आ रही है आपकी, है ना, पापा के, बाबूजी के, वो वही करना अपने मन से नहीं। खेती या पैतृक व्यवसाय करना पड़े, कौमा, तो वह कार्य कुशलता पूर्वक नहीं कर पाता है। यानी आप जिस चीज में पारंगत हो वैसा काम नहीं कर पाएगा, हो जाता स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, आय कम होगी, परिस्थितियां बिगड़ेगी, ये चीजें स्वाभाविक सी बात है। आगे चलिए, दूसरा बुलेट पॉइंट लिखिए। देखिए, बेरोजगारी का संकट, यहीं से बेरोजगारी का संकट पैदा होता है। ये पाठ के अनुसार यही कहना चाह रहा है, इसमें यही सारे विडंबनाएं दी गई हैं, क्या क्या आम जीवन में होता है। इसलिए कहते हैं प्रेमचंद को पढ़िए, वही कौन सा अंतिम दौर वाले प्रेमचंद का। पहले तो गोलू मोलू वाला लिखते थे, हृदय परिवर्तन करा देते थे लास्ट में कैसा हूं, वो पढ़िए जो अंत में कफन है ना, पूस की रात, ऐसे कई है, मंगलसूत्र, रुला देगा आपको। मोहन राकेश को पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेरोजगारी के या बेरोजगारी का संकट अंडरलाइन कीजिए, तो हाइफन दीजिए और आगे लिखना शुरू कीजिए। तकनीकी बदलने पर भी, है ना, तकनीकी बदलने पर भी मनुष्य अपना पेशा नहीं बदल सकता। यानी कि टेक्नोलॉजी बदल गई, टेक्नोलॉजी आपका बदल गया, फिर भी वो मजबूर है कि वो उस काम को नहीं बदल सकता, जो पीढ़ियों से चलते आ रही है या समाज जो तय कर दिया उसको वो बदल नहीं सकता, मजबूरी में वो करना पड़ेगा, तो बदल नहीं सकता। उदाहरण के लिए हाथ से बुनाई करने वाला व्यक्ति या मिट्टी के पात्र बनाने वाला व्यक्ति, हाथ से बुनाई करने वाला व्यक्ति या मिट्टी के पात्र बनाने वाला व्यक्ति आधुनिक मशीनों के दौर में भी, आधुनिक मशीनों के दौर में भी दूसरा काम नहीं कर पाता और भूखमरी का शिकार हो जाता है। दो लाइन नीचे छोड़ के लिखिए। अतः यह प्रथा मनुष्य की कार्य कुशलता को कम करती है। आपको जो काम आ नहीं है उसमें ढकेल दिया जाए तो सीखने में समय लगेगा ना, तो धीरे धीरे उस कार्य कुशलता को कम कर देती है। आपको जिसमें पारंगत है उसमें भेजाएगी, ठीक है, और विवस्थापूर्ण जीवन जीने की ओर धकेल देती, यानी वो ऐसा जीवन में जो वो नहीं जीना चाहता था, मजबूरी वाला जीवन अब जी रहा है, कैसे कट रहा है। जैसे हम टीचरों का कटता है तो लोग शेयर करते नहीं हो, बड़ा बाबू मेहनत करते हैं, लिखते हैं, तब जाके आपको बताते हैं। एक चैप्टर को 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा उत्तर तैयार होता है आपके लिए। तो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे भी देखें, उनका भी फायदा हो और हम भी थोड़ा। चलिए, आज के लिए आज 4 प्रश्न पे ही इसको समाप्त करते हैं। आगे के बाकी प्रश्न कल कर लेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए हमारा रसगुल्ला, करते रहिए।